बसंत नगर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा अंगद थे। राजा अंगद का एक ही पुत्र था जिसका नाम बलवीर था। राजकुमार बलवीर रोज सुबह बिना बताए कहीं चला जाता और देर से महल में आता। एक दिन सुबह फिर राजकुमार बलवीर महल से बिना बताए कहीं चला गया, जिससे राजा अंगद को बहुत क्रोध आया। वो अपने सैनिक को आदेश दिया कि राजकुमार बलवीर का पता लगाया जाए कि राजकुमार बलवीर हर रोज कहाँ जाता है। दोपहर के समय राजा अंगद अत्यंत क्रोधित अवस्था में अपने महल के बाहर सैनिक का इंतजार कर रहा था कि तभी सैनिक वहां पर आकर सर झुकाए खड़ा हो गया। राजा क्रोधित अवस्था में उस सैनिक की ओर देखकर बोला, कुछ पता लगा? सैनिक ने कहा, नहीं महाराज, हमने राजकुमार को बहुत ढूंढा मगर वह हमें नहीं मिली। राजा चिंतित हुए और बोले, अरे आखिर वह बलबीर कहाँ जा सकता है? क्या तुमने उसे सही से ढूंढा भी है या नहीं? महाराज, हमने राज्य का वह हर कोना छान मारा जहां राजकुमार जा सकते हैं। राजा ने कहा, तो फिर तुम्हें जंगल में जाकर तलाशना चाहिए। हो सकता है कि राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए गए हो। सैनिक बोला, महाराज, हमने जंगल का भी चप्पा चप्पा छान मारा मगर राजकुमार हमें वहां भी नहीं मिले। उसके बाद राजा महारानी के कक्ष में गया और कहने लगा, महारानी, तुम्हें अपने बेटे को समझाना चाहिए। तुम्हें उसे याद दिलाना चाहिए कि वह इस राज्य का होने वाला राजा है। उसकी इस तरह की बेपरवाही राज्य को खतरे में डाल सकती है। रानी इंद्रावती ने कहा, महाराज, आप तो जानते हैं कि बलवीर अभी सिर्फ 20 वर्ष का है। धीरे धीरे सब समझ जाएगा। राजा ने कहा, राजमहल में जन्म लेने वाले बालक जन्म से ही राजकुमार बन जाते हैं। मुझे ही देखो, मैं केवल 17 वर्ष का था जब मैंने राजगद्दी संभाली थी। इतना बोलकर राजा गुस्से से वहां से निकल गए। इधर राजकुमार बलवीर एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सी लड़की के साथ, जिसका नाम तारा था, उसके साथ बैठा हुआ था। तारा राजकुमार बलवीर की ओर देखकर बोली, हमारा इस तरह से छुप छुप कर मिलना सही नहीं है। अगर गलती से महाराज को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे मेरे परिवार सहित खत्म कर देंगे। बलवीर बोला, नहीं तारा, मैं आज ही उनसे हमारे विवाह की बात करूंगा। तारा थोड़ी घबरा कर बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? आपके पिता महाराज हैं। वह एक गरीब लड़की को कभी भी बहू स्वीकार नहीं करेंगी। बलवीर बोला, अपने पिताजी को मनाना मेरा काम है। इतना बोलकर बलवीर घोड़े पर बैठकर सीधा अपने महल चला गया। बलवीर अपने कक्ष में पहुंचा ही था कि तभी अपने कक्ष में अपने पिता को देखकर वह चौंक गया। राजा अंगद ने उससे पूछा, आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा राजकुमार कि तुम अचानक से गायब कहाँ हो जाते हो। बलवीर बोला, पिताजी, मैं वैसे भी आज आपसे बात करने वाला था। दरअसल मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा बोले, ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले बता देते। बताओ, किस राज्य की राजकुमारी से तुम प्रेम करते हो? बलवीर अपने पिता की बात सुनकर डरते हुए अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वह कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सी गरीब घर की लड़की है। यह सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा गुस्से से बोला, और तुम्हें लगता है कि मैं एक साधारण लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगा? असंभव। बलवीर ने कहा, पिताजी, मैं विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा। राजा ने कहा, तुम बचपन से ही बहुत जिद्दी रहे हो राजकुमार, और मैंने तुम्हारी हर बात मानी भी है, लेकिन यह बात तुम्हारी नहीं मान सकता। तुम अभी और इसी समय यहाँ से निकल जाओ और मेरे राज्य और महल में तभी कदम रखना जब तुम उस लड़की का विचार अपने मन से निकालने में सफल हो जाओ। निकल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बलवीर क्रोधित होते हुए महल से बाहर निकल गया।
और जंगल के एक तालाब के किनारे बैठकर अपने आप से बोला, पिताजी अपने आप को समझते क्या हैं? अगर उन्हें लगता है कि मैं तारा को अपने मन से निकालने में कामयाब हो जाऊंगा तो उन्हें गलत लगता है। हर बार की तरह इस बार भी पिताजी को मेरी बात माननी ही होगी। राजकुमार बलवीर ने इतना कहा ही था कि तभी वहां दो सैनिक आए और बलवीर से बोले, तुम तो वसंत नगर राज्य के राजा अंगद के पुत्र बलवीर हो। बलवीर बोला, हाँ, लेकिन तुम तो मेरे राज्य के सैनिक नहीं लगते। सैनिकों ने कहा, हाँ, सही कहा, हम तुम्हारे पड़ोसी शत्रु राज्य के सैनिक हैं। तुम निहत्था हो, हम तुम्हें मारकर अपने महाराज के पास ले जाएंगे। हमारे महाराज हमें ढेर सारा इनाम देंगे। उस सैनिक ने इतना कहा ही था कि तभी जंगल के चारों ओर से शेर भेड़ियों की आवाज आने लगी। शेर और जंगली भेड़ियों की आवाज सुनकर वह सैनिक डरते हुए एक दूसरे से बोला, लगता है बहुत सारे शेर और भेड़िए हमारी ओर आ रहे हैं। फिलहाल तो हम दोनों को अपनी जान बचानी चाहिए, नहीं तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। और वो दोनों सैनिक वहां से भाग गए। उन दोनों के भागते ही एक सुंदर नौजवान एक पेड़ के पीछे से निकलकर राजकुमार बलवीर के सामने खड़ा हो गया। राजकुमार बलवीर उस नौजवान से बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम ध्रुव है। शुक्र मनाओ कि मुझे जानवरों की आवाज निकालना आता है, नहीं तो वह सैनिक तुम्हें मार ही देते। ध्रुव की बात सुनकर बलवीर बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इस नाते से तुम मेरे मित्र हुए। ध्रुव ने कहा, मैं एक गरीब हूँ राजकुमार, और तुम महाराज के पुत्र हो, इस राज्य के होने वाले राजा हो। एक राजकुमार और एक गरीब कभी मित्र नहीं हो सकते। बलवीर बोला, लेकिन मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। मेरी मित्रता स्वीकार करके तुम मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करोगे। ध्रुव बोला, राजकुमार, सोच लो, मित्रता करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस मित्रता की वफादारी निभाना बहुत मुश्किल काम है। बलवीर बोला, चिंता मत करो, मैं मित्रता की वफादारी पर खरा उतरूंगा। ध्रुव बोला, तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लगता है राजकुमार जैसे तुम्हें भूख लगी हो। बलवीर बोला, तुमने बिल्कुल सही पहचाना ध्रुव। ध्रुव फिर राजकुमार बलवीर को अपनी झोपड़ी में ले गया और राजकुमार के सामने ताज़ा फल रखते हुए बोला, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ राजकुमार, इसीलिए तुम्हें मेरी झोपड़ी में शाही भोजन तो नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ ताज़े फल हैं, उन्हें खाकर तुम अपनी भूख शांत कर सकते हो। बलवीर ने कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे राजकुमार कहना बंद करो, मुझे केवल बलवीर कहकर बुलाओ। ध्रुव बोला, ठीक है, बलवीर जैसी तुम्हारी इच्छा। बलवीर उस रात ध्रुव की झोपड़ी में ही सो गया। अगले दिन ध्रुव ने बलवीर से कहा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि तुम अपना महल छोड़कर जंगल में क्या कर रहे हो। बलवीर ने ध्रुव को सारी घटना बताते हुए बोला, मैं तारा से प्रेम करता हूँ। ध्रुव ने बलवीर को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारी प्रेम की कद्र करता हूँ बलवीर, लेकिन तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई प्रेम नहीं होता। और इस बात को मैं समझता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। फिर इसी तरह से समय बीतता गया। अब राजकुमार बलवीर को ध्रुव के साथ रहते हुए काफ़ी समय बीत चुका था और उनकी मित्रता अब घनिष्ठ हो चुकी थी। एक दिन बलवीर अपने मित्र ध्रुव के साथ तालाब किनारे बैठा हुआ था कि तभी एक सैनिक वहां पर आ पहुंचा और राजकुमार बलवीर से बोला, राजकुमार, आप यहाँ हैं? आपको आपके पिता ने याद किया है। चलिए, महल वापस चलिए। बलवीर बोला, मेरे पिताजी से कह दो कि मैं नहीं आऊँगा। सैनिक ने कहा, ऐसा मत बोलिए राजकुमार, हम आपको काफ़ी दिन से तलाश रहे थे। राजकुमार, आपके पिता बहुत बीमार हैं और वह चाहते हैं कि
उनकी मृत्यु से पहले आपको राजा घोषित कर दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार बलवीर बुरी तरह से चौंक गया। तभी ध्रुव ने बलवीर से कहा, बलवीर, तुम्हें तुरंत अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। भगवान ना करे अगर महाराज को कुछ हो गया तो पड़ोसी शत्रु राज्य पर हमला करने में देर नहीं लगाएगा। बलवीर ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। बलवीर उसी समय सैनिक के साथ अपने महल में चला गया। राजा अंगद ने उसी रात राजकुमार बलवीर को राजा घोषित कर दिया और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु के बाद बलवीर राजा बनकर राजपाट संभालने लगा। कुछ दिन बाद बलवीर की माँ महारानी इंद्रावती ने बलवीर से कहा, बेटा, अब तुम राजा बन गए हो। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह उनके मित्र राजा सूर्य प्रताप की पुत्री से करा दिया जाए। बलवीर अपनी माँ की बात सुनकर क्रोधित होते हुए बोला, माँ, जब पिताजी राजा थे तब आप अपनी मनमानी करते थे और मुझे उनकी मनमानी सहनी पड़ती थी, परंतु आज मैं राजा हूँ, इसलिए मैं विवाह उसी से करूँगा जिससे मैं प्रेम करता हूँ। महारानी ने कहा, बेटा, तुम राजा सूर्य प्रताप को नहीं जानते। अगर तुमने किसी दूसरे लड़की से विवाह किया तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे और वह अपना अपमान समझेंगे। तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। बलवीर बोला, माँ, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? हमारे राज्य पर हमला करेगा। हमारे सैनिकों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। बलवीर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद बलवीर ने तारा के साथ विवाह कर लिया। कुछ महीनों बाद वसंतनगर राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। ध्रुव के गांव में सूखे की वजह से लोग भूखे मरने लगे। ध्रुव दुखी होकर बैठा हुआ था कि तभी उसके गांव का राजू नाम का एक व्यक्ति ध्रुव के पास आकर बोला, ध्रुव, तुम्हारी तो राजा बलवीर से अच्छी खासी मित्रता थी और अब तो वह हमारे राज्य का महाराज बन गया है। तुम अपने मित्र के पास मदद मांगने के लिए क्यों नहीं जाते? ध्रुव बोला, तुम सही कह रहे हो राजू, मुझसे अपने गांव वालों की भूख देखी नहीं जाती। मैं आज ही बलवीर के पास जाऊंगा और उसे अपने गांव के लिए अनाज और चावल मांगूंगा। ध्रुव उसी दिन वसंतनगर के महल पहुंचा। वहां बलवीर दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था कि तभी बलवीर को देखकर ध्रुव मुस्कुराता हुआ बोला, कैसे हो मित्र? तुम तो ऐसे राजा बने कि तुमने तो पलट के अपने मित्र से खबर भी नहीं ली। ध्रुव की बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य से ध्रुव की ओर देखने लगे। ध्रुव का इस तरह से बात करना बलवीर को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। सच तो यह था कि राजा बनने के बाद बलवीर के अंदर घमंड सा आ गया था। बलवीर क्रोधित होते हुए ध्रुव की ओर देखकर बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मित्र कहने की? मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम एक गरीब व्यक्ति। एक राजा और एक गरीब कभी मित्र नहीं होते। बलवीर की जुबान से यह सुनकर ध्रुव का चेहरा उतर गया। फिर ध्रुव ने बलवीर की ओर देखकर बोला, मुझे माफ करना महाराज, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। आप तो जानते हैं कि सूखे की चपेट में सारा राज्य है और इस राज्य में मेरा गांव भी आता है। मेरे गांव के लोग का भूख से बुरा हाल है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मुझे कुछ अनाज दे दीजिए। बलवीर बोला, सूखा बहुत ही भयंकर पड़ा है। अगर हम ऐसे ही अनाज बांटते रहें तो फिर महल के अंदर भी लोग भूखे मर जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। ध्रुव उदास होकर वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद वसंतनगर राज्य में वर्षा होने लगी और अब बारिश ने सूखे को खत्म कर दिया। इधर वसंतनगर के पड़ोसी राज्य के राजा सूर्य प्रताप अपने मंत्री से बोला, मंत्री जी, राजा अंगद के पुत्र बलवीर ने एक गरीब लड़की से विवाह किया है, जबकि उसके पिता ने मुझे वचन दिया था कि वह मेरी पुत्री को अपने राज्य की बहू बनाएंगे।
मैं बलवीर को नहीं छोड़ूंगा। मंत्री बोला, महाराज, राजा अंगद एक बुद्धिमान राजा था और बलवीर एक मूर्ख राजा है। आपको बलवीर से बदला लेने के लिए खून बहाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो बैठे बैठे ही बलवीर को खत्म कर देगा। राजा सूर्य प्रताप ने कहा, अच्छा, परंतु वह कैसे? मंत्री ने कहा, महाराज, वह काला जादू जानता है। मैंने सुना है कि वह बैठे बैठे किसी भी इंसान के रूप में इतना खतरनाक काला जादू करता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर हम बलवीर के ऊपर काला जादू करवा कर उसे खत्म करते हैं तो यह ज्यादा सही रहेगा। ऐसे आग का बदला भी पूरा हो जाएगा और बलवीर के मरते ही आप वसंत नगर राज्य पर हमला कर देना। इससे वसंत नगर की प्रजा बागी भी नहीं होगी, क्योंकि बलवीर के मरने के बाद उन्हें भी एक राजा की तो आवश्यकता होगी ना। राजा सूर्य प्रताप ने कहा, मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद आया। जाओ, उस तांत्रिक को बुलाओ। कुछ ही देर में मंत्री ने उस तांत्रिक को राजा सूर्य प्रताप के सामने पेश किया। राजा ने तांत्रिक से कहा, तुम्हें तो पता ही होगा मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया है। तांत्रिक बोला, जानता हूँ महाराज, आपने वसंत नगर के राजा बलवीर के ऊपर काला जादू करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया हुआ है। मैं उसके ऊपर ऐसा काला जादू करूँगा कि वह कुछ दिनों में ही बीमार होकर मर जाएगा। इतना बोलकर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद तांत्रिक राजा सूर्य प्रताप से बोला, अब यह काले मंत्र राजा बलवीर की जान लेकर ही मेरे पास वापस आएंगे। देखिएगा महाराज। अगले दिन बलवीर पूरी तरह से बीमार पड़ गया। बलवीर के इलाज के लिए राज्य के कई बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, लेकिन बलवीर ठीक नहीं हुआ। बलवीर की पत्नी और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। बलवीर की पत्नी तारा अपने सास इंद्रावती से बोली, माँ, राज्य के बड़े बड़े वैद्यों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है, अब क्या होगा? इंद्रावती बोली, चिंता मत कर बहू, मैंने एक साधु महाराज को बुलाया है। वे साधु महाराज बहुत ही विद्वान हैं। मुझे विश्वास है कि वो बलवीर को ठीक कर देंगे। कुछ ही देर में एक साधु वहां पर आए और बलवीर की ओर देखकर इंदिरावती से बोले, महारानी, महाराज को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इनके ऊपर किसी ने बड़ा ही खतरनाक काला जादू करवाया है। अगर उस काले जादू को खत्म नहीं किया गया तो 2 दिन बाद महाराज की मृत्यु निश्चित है। रानी इंद्रावती ने कहा, तो फिर आप कुछ कीजिए साधु महाराज। साधु ने कहा, महाराज के ऊपर जो काला जादू है, उस काले जादू को मैं एक गुड़िया के रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ, मगर उस गुड़िया को महाराज के किसी मित्र को ही जंगल के किसी एक तालाब में फेंकनी होगी। मगर महाराज का कोई भी मित्र उस गुड़िया को तालाब में फेंके तो उस गुड़िया को तालाब में फेंकने के बाद महाराज तो बच जाएंगे, लेकिन गुड़िया को तालाब में फेंकने वाला और महाराज के ऊपर काला जादू करने और कराने वाले की उसी समय मौत हो जाएगी। इंद्रावती ने बलवीर के सारे मित्र से विनती की, मगर बलवीर की जान बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया और यह खबर जंगल की आग की तरह राज्य में फैल गई। ध्रुव अपनी झोपड़ी से बाहर निकला ही था कि तभी उसके गांव का राजू दौड़ते हुए ध्रुव को सारी घटना बताते हुए बोला, ध्रुव, तुम्हारे साथ महाराज बलवीर ने बहुत गलत किया था। उन्हें उनके किए की सजा मिली। 2 दिन बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर ध्रुव दौड़ता हुआ महल के अंदर साधु के पास पहुंच गया और बोला, गुड़िया को मैं तालाब में फेंक कर आऊंगा। साधु ने कहा, लेकिन जैसे ही तुम गुड़िया को तालाब में फेंकोगे तुम उसी समय मर जाओगे, और वैसे भी यह काम तुम नहीं कर सकते, क्योंकि यह काम तो महाराज का मित्र ही कर सकता है। ध्रुव बोला, मैं महाराज का मित्र हूँ। यह बात और है कि बलवीर ने अभी तक इस बात को प्रजा के सामने जाहिर नहीं किया। वह मुझे भूल गया,
लेकिन मैं अपनी दोस्ती की वफादारी का कर्ज ज़रूर चुकाऊंगा। जब बलवीर ठीक हो जाए तो आप उससे मेरी एक बात ज़रूर कहना कि ध्रुव ने अपनी दोस्ती की वफादारी का कर्ज निभा दिया, और उससे यह भी कहना कि भविष्य में वह किसी से भी दोस्ती करे तो उस दोस्ती को ज़रूर निभाए। साधु ने उस गुड़िया को ध्रुव को पकड़ा दिया। ध्रुव उसी क्षण जंगल के एक तालाब के पास चला गया। जैसे ही ध्रुव ने वह गुड़िया तालाब में फेंकी, अचानक ध्रुव के शरीर में आग लग गई और वह राख बनकर तालाब में समा गया। ध्रुव के तालाब में समाते ही बलवीर को तुरंत होश आ गया। बलवीर के होश आते ही राजा सूर्य प्रताप तांत्रिक सहित मौत हो गई। बलवीर ठीक होते ही साधु से बोला, मुझे क्या हुआ था साधु महाराज? साधु महाराज ने बलवीर को सारी बात बताते हुए कहा, तुम्हारा मित्र ध्रुव तुम्हारा सच्चा मित्र निकला। उसने अपनी जान देकर अपनी दोस्ती की वफादारी का कर्ज चुका दिया। यह सुनकर बलवीर रोने लगा, मगर अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ध्रुव इस दुनिया से जा चुका था। आखिर ध्रुव ने अपने दोस्त के जीवन के लिए अपना बलिदान दे दिया। ध्रुव ने एक नहीं बल्कि 2 बार बलवीर की जान बचाई, और बलवीर ने अपने करीब दोस्त के लिए कभी कुछ नहीं किया। यही सब सोचकर बलवीर सारी उम्र अपने दोस्त ध्रुव को याद करके पछताता रहा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।